औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो है फ़िलासफ़ी। को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक माइंड मैप इसका बना लेते हैं कि फ़िलासफ़ी क्या भला होती है। ग्रीक हिस्ट्री के अंदर जब हम एथेंस और स्पार्टा एजुकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, सोक्रात को, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल को, तो वहाँ पे ये उन्होंने बुनियाद रखी फ़िलासफ़ी की। ठीक है, अब फ़िलासफ़ी क्या होती है? आप जिस दुनिया के जिस मर्ज़ी एजुकेशन सिस्टम के अंदर चले जाए ना, आपको 3 या 4 चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। 3 या 4 चीज़ें, वो कौन कौन सी होती हैं? हर एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफ़िक नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा होता है, इल्म। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर वैल्यूज़ सिखाई जा रही होती है। क्या चीज़ सिखाई जा रही होती है? वैल्यूज़ सिखाई जा रही होती है। और तीसरे नंबर पे जो यूनिवर्सल लॉज है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, वो सिखाए जा रहे होते हैं। ठीक है, रियलिटीज़ सिखाई जा रही होती है, दिखाई बताई जा रही होती हैं या फिर क्रिएट की जा रही होती हैं। और चौथे नंबर पे जो है वो रैशनैलिटी, लॉजिक, जिसे हम मैथ बोलते हैं, इसका इस्तेमाल ज़रूर होगा कहीं ना कहीं पे। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें मिलके फ़िलासफ़ी बनाती हैं। ये 4 चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? फ़िलासफ़ी बनाती हैं। नॉलेज, वैल्यूज़, ठीक है, रियलिटी और लॉजिक। इन 4 चीज़ों के मिलाप से फ़िलासफ़ी बनती है। अब जब हम फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन देखेंगे ना, तो उसमें भी इन्हीं चारों चीज़ों का ज़िक्र हम करेंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन देखने से पहले ना थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, फिर हम वापस इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। डेरिवेशन एंड डेफिनेशन टाइप्स होंगी इस चैप्टर के अंदर। फिर हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ और जनरल फ़िलासफ़ीज़ पढ़ेंगे। एजुकेशन विदाउट फ़िलासफ़ी इज़ ब्लाइंड एंड फ़िलासफ़ी विदाउट एजुकेशन इज़ इनवैलिड। ये किसी की फेमस कोटेशन है। आवाज़ का इशू है? नो सर, क्लियर है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब ना मतलब जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कर रहा था कि नॉलेज है, उसके बाद वैल्यूज़ हैं, ये रियलिटी है, और ये जो चौथी चीज़ मैं आपको बता रहा था ये लॉजिक है। इसमें पांचवा एरिया भी है। वैसे 3 ये बुनियादी एरियाज़ 3 कंसीडर किए जाते हैं, तो इसमें लैंग्वेज भी आ जाती है। वैसे इसके अंदर लैंग्वेज भी आ जाती है, पांचवा एरिया इसका लैंग्वेज भी, लेकिन बुनियादी तौर पर नॉलेज, वैल्यूज़ और रियलिटी ये 3 एरियाज़ हैं। तो इन एरियाज़ को सबसे पहले तो आप अपने माइंड में रखेंगे तो इसकी डेफिनेशन समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ़िलासफ़ी एक ग्रीक वर्ड फ़िलो और सोफ़िया, इन दो फ़िलो और सोफ़िया से मिलके बना है, डिराइव किया गया है। फ़िलो का मतलब होता है लव और सोफ़िया का मतलब होता है विज़डम। ठीक है, लव फॉर विज़डम। तो ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, फ़िलासफ़ी का मतलब क्या होता है, फ़िलासफ़ी किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये भी पूछा जा चुका है। फ़िलो का मतलब क्या होता है, सोफ़िया का मतलब क्या होता है। ये 4 से 5 सवाल जो है इसकी ओरिजिन से पूछे जा चुके हैं पास्ट पेपर्स के अंदर। ठीक है, लव फॉर विजडम, नॉलेज, लव फॉर विजडम और लव फॉर नॉलेज, अ गाइड टू वे ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी एंड अ कम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। ये फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन हैं। ये थोड़ा आगे हम इसके एरियाज़ को जब डिफ़ाइन करेंगे ना, तो फिर आपको ये डेफिनेशन सही क्लियर होंगी, अभी शायद ना हो। अ गाइड आर अ वे ऑफ लाइफ या एक एक्टिविटी या कम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स, ये फ़िलासफ़ी इसको कहा जाता है। अब इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशन है। जो बुनियादी डेफिनेशन है ना फ़िलासफ़ी की, वो आपने वही रखनी है कि फ़िलासफ़ी क्या है? स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज, वैल्यूज़ एंड रियलिटी। ठीक है, इन चीज़ों के मुताले का नाम फ़िलासफ़ी है। जैसे देखें ना, इल्म, अब देखें हर उसके अंदर पढ़ाया जा रहा है नॉलेज। अब नॉलेज कहाँ से है? अब इस्लामिक फ़िलासफ़ी के अंदर आप देखें तो हमारे पास जो हमारा फ़लसफ़ा हयात है, उसका बुनियादी जो मंबा है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो कुरान है। उसके बाद हदीस मुबारक हैं, उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत अत्हार, और फिर हमारे असलाफ़ हैं। अब ये हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज है कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इस्लामिक फ़िलासफ़ी के अंदर हम किसी गैर मुस्लिम मुआशरे की एग्ज़ाम्पल नहीं देते कि उसको देख के आप जो है
वो उसको फॉलो करें। नो, हम अपने इस्लाफ की एग्जांपल देंगे। तो ये एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो इसी तरह वैल्यूज़ कहाँ से आती है, नॉलेज कहाँ से है, कौन कहाँ से नॉलेज क्रिएट हुआ, किसने डेवलप किया, उसकी वैल्यू, वर्थ, इफेक्टिवनेस, उसकी वैलिडिटी है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे फिर इस तरह वैल्यूज़ आ जाती हैं। वैल्यूज़ जो हम फॉलो कर रहे हैं, अच्छाई, बुराई, सच, झूठ, एहतराम, अदब, बदतमीज़ी, ये सब ये वैल्यूज़ हैं डिफरेंट, ये कहाँ से आई हैं। ठीक है। क्या ये परमानेंट होती हैं, क्या ये चेंज होती हैं, क्या ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती हैं, या ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज हो जाती हैं। इस चीज़ को कहते हैं स्टडी ऑफ वैल्यूज़, जिसको हम एक्सियोलॉजी कहते हैं। तीसरा नंबर पर आता है रियलिटी। अब कायनात कैसे बनी है, कायनात को बनाने वाला कौन है, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर जो निज़ाम चल रहे हैं, ये किसके बनाए हुए हैं, कौन बना रहा है, कौन चला रहा है, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये रियलिटी है। ठीक है। और फिर लॉजिक, और मैंने आपको बताया लैंग्वेज भी आ जाता है। तो स्टडी ऑफ नेचर, काज, प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, वही चार चीज़ें अगर आप देखें तो इस डेफिनेशन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ नॉलेज को कहा जाता है फिलोसफी के। तो जो हकाइक आप कह सकते हैं, तो जो हकाइक की लॉजिकल बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक और डेफिनेशन है प्लेटो की, नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। ठीक है। जो चीज़ों की अवधि, ना ख़त्म होने वाली जो नेचर होती है ना चीज़ों की, थिंग्स की, मटीरियल्स की, उनके अबाउट जो नॉलेज है, जैसे पानी के बारे में, ज़मीन के बारे में, दूसरी मखलूक़ात के बारे में, नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स इज़ नाउन एज फिलोसफी। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं फ़िलासफ़ी की। आगे भी काफ़ी सारी डेफिनेशंस आएंगी। सीसरो ने कहा कि फ़िलासफ़ी मदर ऑफ़ ऑल आर्ट्स है, जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उन सब की जो अम्मा है वो फ़िलासफ़ी है। कॉलेज ने कहा कि ये हमारा जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं ये उनकी अम्मा है, साइंस ऑफ साइंसेज है। जॉन लॉक ने कहा कि फ़िलासफ़ी इंटेलेक्चुअल और मोरल एक्टिविटी है। यानी देखें, इंटेलेक्चुअल वही नॉलेज से रिलेटेड, रियलिटी से, लॉजिक से रिलेटेड होगी, और मोरल वैल्यू से रिलेटेड होगी, इंटेलेक्चुअल और मोरल एक्टिविटी। जॉन डेवी ने कहा एजुकेशन एक लेबॉर्ट्री है जिसके अंदर फ़िलासफ़िकल जो डिस्टिंक्शन है, यानी फ़िलासफ़िकल एरियाज़ हैं, फ़िलासफ़िकल थ्योरीज़ हैं, ये बहुत वाज़े हो जाती हैं और इनको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। यानी इन्होंने एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की बात की कि एजुकेशन एक लेबॉर्ट्री है जिसके अंदर हम फ़िलासफ़िकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सादा अल्फाज में। अरस्तू ने कहा कि साइंस दैट इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज़ इन इटसेल्फ। तो नेचर ऑफ बीइंग, हर एक चीज़ की अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है, उसकी अपनी खसूसियात हैं। ठीक है। तो उनकी हर एक चीज़ की एग्जिस्टेंस और उस एग्जिस्टेंस के अंदर उसकी जो फीचर्स हैं, खसूसियात हैं, उनका मुताला ये फ़िलासफ़ी है। चेंटाइल ने कहा कि एजुकेशन विदाउट फ़िलासफ़ी यानी अगर आप एजुकेशन पढ़ा रहे हैं और आप जो है बग़ैर फ़िलासफ़ी के पढ़ाना चाहते हैं, तो ये ऐसा ही है कि जैसे आपने एजुकेशन की नेचर को समझना ही नहीं जानते। ठीक है। एजुकेशन विदाउट फ़िलासफ़ी वुड मीन फेलियर टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन। फिच ने कहा कि आर्ट ऑफ एजुकेशन की जो स्किल है, महारतें हैं, ये हम फ़िलासफ़ी के बगैर हासिल ही नहीं कर सकते। आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर कम्प्लीटली क्लियर विदाउट फ़िलासफ़ी। स्पेंसर ने क्या कहा, आखिरी डेफिनेशन है, ट्रू एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकेबल ओनली टू द ट्रू फ़िलासफ़ीज़। जो हकीकी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट है वो हम सिर्फ फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हुए उसको अमली तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशंस आप एक नज़र देख लेंगे। फादर ऑफ फ़िलासफ़ी सोक्रेटिस को कहा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया कि इनके दौर से वो शुरू हुई थी कहानियाँ फ़िलासफ़ी की। अब हम मैंने बात की है, कौन कौन से एरियाज़ की बात की है कि फ़िलासफ़ी कितनी चीज़ों से मिल के बना है, कोई बता सकता है मुझे? जी जल्दी से प्लीज़। जी बताइए। एरियाज आप बताएं। बायोलॉजी, मैंने जो बताई उसके हैं वो अलावा बताएं, है जो मैंने बताई हैं वो मैंने पूछी। नॉलेज, वैल्यूज, नॉलेज, रियलिटी, वैल्यूज और एक्सोलॉजी, नॉलेज, रियलिटी, वैल्यूज, एक्सियोलॉजी मैंने कहाँ पढ़ा लैंग्वेज है आपको? जो मैं सवाल एंड समझा लॉजिक। करें, मैं पूछ रहा हूँ कि जो मैंने बताया फिर कह रहे हैं ओंटोलॉजी, एक्सियोलॉजी, गोली मारे उनको अभी। रियलिटी, जी, नॉलेज, रियलिटी, वैल्यूज और लॉजिकल।
हाँ वैल्यूज और रियलिटीज। हाँ, नॉलेज, वैल्यूज, रियलिटी, लॉजिक और लैंग्वेज, ये पांच चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब लैंग्वेज। यस, एरियाज ऑफ फिलोसफी जब हम बात करते हैं तो तीन बेसिक एरियाज हैं फिलोसफी के। पहले वाला वही जो नॉलेज मैंने अभी आपको बताया, दूसरे वाला एक्सियोलॉजी है, और तीसरे वाला यानी जो वैल्यूज़ मैंने बताई वो एक्सियोलॉजी को कहते हैं, और जो रियलिटी मैंने बताई है वो मेटाफिज़िक्स को कहते हैं। ठीक है, इसको ओंटोलॉजी या फिर मेटाफिज़िक्स कहते हैं। अब हम नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि फ़िलासफ़ी इन 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। अगर आपसे सवाल पेपर में आ जाए कि फ़िलासफ़ी की टाइप्स या एरियाज़ कौन कौन से हैं, तो फिर आपने ये 3 ही बतानी है। ये सेकेंडरी कैटेगरी में आ जाती है, प्राइमरी यही 3 है। आई रिपीट कि अगर पेपर में आता है कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो भाई आप 3 ही लिखेंगे, ये वाली। ठीक है। अच्छा, ये टाइप्स भी आ सकता है, एरियाज़ भी आ सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ फिलोसफी भी आ सकता है। ये सुन लें दोबारा गौर से, एरियाज़ ऑफ फिलोसफी, टाइप्स ऑफ फिलोसफी, कंपोनेंट ऑफ फिलोसफी। इस तरह सवाल आ जाए तो परेशान नहीं होना। एपिस्टेमोलॉजी की हम बात कर रहे थे, नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टीम है, ग्रीक वर्ड है अगेन, फिलोसफी भी ग्रीक है, ये भी ग्रीक है। अच्छा, जितने भी आपके इसके अंदर कोर्स के अंदर पी से स्टार्ट होने वाले, पी और एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं वो मोस्टली ग्रीक है। जैसे आपने साइकोलॉजी पढ़ा, वो भी ग्रीक था, फिलोसफी है, ये भी ग्रीक है। तो एपिस्टीम, अब एपिस्टीम भी एक ग्रीक वर्ड है, जिसका एपिस्टीमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड, एपिस्टीम इससे डिराइव किया, इसका मतलब होता है नॉलेज, और लोगोस का मतलब आपको पता है रीज़न या सिस्टमेटिक स्टडी। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एपिस्टेमोलॉजी। इस स्लाइड में से 1 या 2 नंबर का सवाल आपका 100% आएगा, 100%। 1 नंबर का मिनिमम 2 से 3 नंबर का आ सकता है। तकरीबन 2 नंबर के सवाल आते हैं, 1 या 2 नंबर के लाजमी आते हैं। एपिस्टेमोलॉजी तो स्टडी ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज का सोर्स कौन है जो डेवलप कर रहा है, हम तक कैसे पहुँचा, मॉडर्न इसका कॉन्सेप्ट क्या है नॉलेज का। तो स्टडी ऑफ नॉलेज और नेचर ऑफ नॉलेज या नेचर ऑफ ट्रूथ, मैंने कहा ट्रूथ मीन नॉलेज यहाँ पे, इज़ नाउन एज एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है। अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो नॉलेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रियोरी नॉलेज और पोस्टीरियरी नॉलेज। ये मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन मैं फिर कर देता हूँ। प्रियोरी का मतलब होता है प्रायर से, पहले, किसी काम को करने से पहले आपको इल्हाम होना जो शुरू हो जाते हैं, मिसाल के, तो ये प्रियोरी नॉलेज है। पोस्टीरियरी नॉलेज कौन सा है, व्हाट कम्स लेट। ठीक है, जो पहले नहीं आता। और बेटी है मेरी रिहाब, तो उसकी एग्जांपल शायद आप लोगों को याद हो, मैंने उसको दी थी। उसी दिन मैं उसको वो गांव में हमारे घर के थोड़ा सा फासले पे नहर है, तो उसकी मैं पुल पे ले गया ना, तो वो मैं जानबूझ के आगे होता गया उसके बिल्कुल किनारे पे ना, तो वो एक स्टेज आई कि तकरीबन 6 इंच से 1 फीट का डिस्टेंस, वो रुक गई। मैंने कहा मैं तो आगे नहीं आती, 1.5 साल की है। उसने कहा मैं आगे नहीं आती। आप एक बच्चे को जो है पहली मरतबा ऊपर फेंकते हैं उठा के, जैसे थोड़ा सा ऊपर उछालते हैं, वो रोना शुरू कर देता है, हालांकि उसका तो ज़िंदगी में पहली मरतबा उसको ऊपर उछाला जा रहा है। तो वो जो खौफ है उसके दिल के अंदर, वो कैसे आता है। वो मेरी बेटी क्यों नहीं आगे जा रही थी कि मैं गिर जाऊँगी, उसने तो नहर देखी ही पहले मरतबा थी, पहली मरतबा मैं उसको उस पुल पे ले गया था। तो वो इल्म जो आपको एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन से पहले, यानी ये समझ लें कि आपका इनबिल्ट नॉलेज होता है जो आता है, उसको हम प्रियोरी नॉलेज कहते हैं। और वो इल्म जो एक्सपीरियंस के बाद आता है, आपने कोई चीज़ टेस्ट नहीं की हुई, तो आप जब उसको टेस्ट कर आप कह सकते हैं हाँ उसका टेस्ट इस तरह का, तो ये पोस्टीरियरी नॉलेज। वैसे तो हमने कोई 10-12 इसकी टाइप्स पढ़ी थी नॉलेज की, आप लोगों को याद होगी, मैंने पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और फिर रिसर्च के चैप्टर में भी बैच 12 ने पढ़ी हुई हैं, बैच 13 ने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ी। जी सर। अच्छा, उसके बाद एक्सियोलॉजी। अब एक्सियोलॉजी स्टडी ऑफ वैल्यूज़ को कहते हैं, स्टडी ऑफ वैल्यू, नेचर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इज नाउन एज एक्सियोलॉजी। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स कहते हैं राइट रॉन्ग को, ये मोरालिटी से डील करती है, किससे, मोरल वैल्यूज से, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ह्यूमन कंडक्ट एंड एग्जामिन्स मोरल वैल्यूज़। यानी एथिक्स किससे डील कर रही है भाई, राइट रॉन्ग से, ठीक है, गुड बैड से, और मोरल वैल्यू से। और एस्थेटिक किससे, ये ब्यूटी से, एस्थेटिक एक्सपीरियंस से, ब्यूटी से, सेंस ऑफ कह सकते हैं आप, एस्थेटिक सेंस को क्या बोलते हैं, मेरे जहन से निकल गया। तो
ब्यूटी या एस्थेटिक सेंस, इस तरीके से मतलब अच्छी चीज़ को पसंद करना, खूबसूरत चीज़ को, अच्छे घर को, अच्छी गाड़ी को, अच्छी शक्ल वाले लोगों को, ठीक है, अच्छे कपड़ों को, अच्छे किसी भी अच्छी चीज़ को, खूबसूरत, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव चीज़ को पसंद करना, ये जो कौन, इसको एस्थेटिक बोला जाता है। वैल्यूज़ यानी जो ब्यूटी से रिलेटेड होती हैं। तीसरे नंबर पे आता है मेटाफिज़िक्स। स्टडी ऑफ रियलिटी इज़ नाउन एज ओंटोलॉजी आर मेटाफिज़िक्स। ये भी यूँ भी आता है कि स्टडी ऑफ रियलिटी इज़ नाउन एज ओंटोलॉजी, और व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर ओंटोलॉजी, ओंटोलॉजी इज़ आल्सो नाउन एज मेटाफिज़िक्स। ठीक है जी। अल्टीमेट रियलिटी, जो फाइनल रियलिटी होती है, उसकी हम बात करते हैं। इसकी ब्रांचेज हैं आगे काफ़ी सारी, जैसे कॉस्मोलॉजी है, या आप कह सकते हैं जैसे ये इसमें थियोलॉजी है, स्टडी ऑफ रिलीजन है, ये भी इसी की टाइप है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स है, कॉस्मोलॉजी। ये सब टाइप्स हैं किसकी, ये सारी सब टाइप्स हैं जी मेटाफिज़िक्स की। ठीक है, ये लिख लेंगे इसके साथ। तो इन तीनों को हम फाउंडेशंस ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ फिलॉसफी, फाउंडेशंस ऑफ फिलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेटाफिज़िक्स को। तो नॉलेज की फर्दर दो कैटेगरीज हमने देखी हैं, एक्सियोलॉजी की फर्दर दो कैटेगरीज देखी हैं, एथिक, एस्थेटिक्स। मेटाफिज़िक्स की फर्दर तीन कैटेगरीज हमने बात की है, थियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और कॉस्मोलॉजी। ठीक है जी। कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन नेशन या ह्यूमन ग्रुप्स, और जो थियोलॉजी है स्टडी ऑफ रिलीजन को। और भी हैं लेकिन ये बुनियादी तीन है। ठीक है जी। अच्छा, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं जी, कंपोनेंट्स ऑफ फिलॉसफी, टाइप्स ऑफ फिलॉसफी, एरियाज़ ऑफ फिलॉसफी। ठीक हो गया जी। अब इसकी कुछ सेकेंडरी एरियाज़ भी हैं, जैसा कि लॉजिक है। अब ये मैथमेटिकल अप्रोच, जैसे मैथ होती है ना, तो उसमें लॉजिक बेस्ड सारे रिलेशनशिप हम बनाते हैं। रिलेटेड टू रीजनिंग, जजमेंट, प्रोपोजिशन, फंडामेंटल लॉज ऑफ थॉट्स। तो लॉजिकल बेस्ड जो कहते हैं रैशनैलिटी या लॉजिक का जो एरिया है स्टडी का, वो क्या कहलाता है, इसको हम लॉजिक कहते हैं। रैशनैलिटी बेस, रीजनिंग की बेस पे जो इल्म हमें मिलता है उसको लॉजिक बोला जाता है। सिमेंटिक्स, ये पेपर में पूछा जा चुका है। सिमेंटिक कहते हैं मेमोरी ऑफ मीनिंग्स को, चीज़ों के जितनी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं ना, उसके अंदर यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को समझना सिमेंटिक्स कहलाता है। तो यानी लैंग्वेज से रिलेटेड है ये। ठीक हो गया जी, ये एरियाज़ हो गए। तो अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, वो ये है कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन ओंटोलॉजी एंड मेटाफिज़िक्स। इसके लिए आप एक छोटी सी मिसाल ले लें कि आप एक घर के अंदर रहते हैं। ठीक है। अब उस घर के अंदर मतलब ग्राउंड फ्लोर है एक, और एक जो है वो जो अंडरग्राउंड फ्लोर होता है उसको क्या आप कौन सा नाम देते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, मिसाल बेसमेंट। बेसमेंट जी। अच्छा, बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड फ्लोर, उसके मतलब 3-4 बिल्डिंग वो हैं, मंजिलें हैं उसकी। अब आप जब ना उस पूरे घर के बारे में स्टडी करेंगे ना, ठीक है, तो ये एक एरिया है आपका इन्वेस्टिगेट करने का। ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं, आप उसके किसी एक मंजिल को, बेसमेंट को, पहले फ्लोर, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे, या एक ही घर समझ लें, ग्राउंड फ्लोर पे है, उसका फर्स्ट फ्लोर भी नहीं है, बेसमेंट भी नहीं है, तो पूरा घर है, उसमें एक कमरा है, मिसाल के तौर पर टीवी लाउंज है। आप उस टीवी लाउंज के बारे में उसकी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए स्पेशल तशरीफ़ लाई हैं कि मैं अपना घर बनवा रहा हूँ, तो मैं उनका टीवी लाउंज जो है ना वो किस तरह बना हुआ है, तो मैं उस तरह बनवाऊँगी। एक तो ये आप स्टडी करें, एक आप पूरे उस घर का नक्शा देखने जा रहे हैं या जा रही हैं। अब देखें, ये दो डिफरेंट पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर्स में हम हर एक चीज़ को एज अ होल देख रहे हैं, और एक पिक्चर में हम उस पूरी जो स्ट्रक्चर है ना उसको नहीं देख रहे, उसके अंदर किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम देख रहे हैं। ऐसे है ना जी, समझ लगी है इस बात की। तो जब हम क्या करते हैं, इस यूनिवर्स को एज अ होल स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये मेटाफिज़िक्स है। अब देखें ना, मेटा एक है ओंटोलॉजी, रियलिटी। अब बहुत सारी रियलिटीज़ हैं जिनको आप जो है वो देख सकते हैं। स्टडी ऑफ रिलीजन, ये भी एक रियलिटी है। रिलीजन कहाँ से आए आप देख सकते हैं ना, कौन है उसका सोर्स।
अब आप दुनिया पूरी घूम सकते हैं, दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहब हैं आप मुख्तलिफ़ मज़ाहब को देख सकते हैं, उनके पैरोकारों को, उनकी किताबों को, और ये एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एरिया है। लेकिन क्या आप सारी यूनिवर्स को स्टडी कर सकते हैं, सवाल है मेरा आपसे। जी, फिजिकली यानी ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटा कहते हैं बियॉन्ड द फिजिकल। ठीक है, यानी जो आप फिजिकल से एक लेवल आगे समझ लें। ठीक है, जिनकी एग्जिस्टेंस है बट आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते होते, ये यूँ समझ लें। तो बस यही बात है कि आप जो है ह्यूमन पॉपुलेशन को भी स्टडी कर सकते हैं, आप जो है रिलीजन को भी स्टडी कर सकते हैं, बट आप पूरी यूनिवर्स को नहीं स्टडी कर सकते। तो वो एरियाज़ जिनको आप स्टडी कर सकते हैं फिज़िकली, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वो फिर आप ओंटोलॉजी के अंदर करते हैं। और जो आप नहीं कर सकते होते, तो वो जो है मेटाफिज़िक्स है। तो कायनात बड़ी है, दुनिया छोटी है। ठीक है, ontology is study of what things exist and what kinds of things they are. A complete ontology is an ontology that states what things exist in the world, a subfield of metaphysics. दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं उनको देखना। अब metaphysics is a broad field, it is a full picture of the reality. This is not just a picture consisting of what things exist, but it is a picture which understand the objects posited by the ontology, both how they work and how they interact with one another. This picture is ultimately much more informative than merely an ontology. ये ontology से big picture है, broader picture है। ठीक हो गया जी। अब हम बात करेंगे स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी की। ये तो पहले एरियाज हमने देखे हैं ना, तो जैसे 3 टाइप्स फाउंडेशन एरियाज से, इस तरह 3 स्टाइल्स भी होते हैं। 3 क्या होते हैं जी? स्टाइल्स भी होते हैं। स्पेकुलेटिव फिलोसफी, प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी एंड एनालिटिकल फिलोसफी। फ़िलोसफ़ी की वो ब्रांच या वो स्टाइल जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, थ्योरी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। आप लोगों ने रिसर्च पढ़ी हुई है, दोनों बैचेस ने रिसर्च पढ़ी है या एक ने पढ़ी है? आई थिंक एक ने पढ़ी है, बैच 12 ने पढ़ी है। ऐसे बैच 13 ने पढ़ी है रिसर्च? नहीं पढ़ी। चलें, बैच 12 वालों से सवाल है कि यहाँ तो हम कह रहे हैं ना स्पेकुलेशन या स्पेकुलेटिव फ़िलोसफी, आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस पढ़ी थी, उनमें एक पढ़ी थी जिसका ऑब्जेक्टिव यही था जो स्पेकुलेटिव फ़िलोसफी का। कौन बताएगा उसका नाम, उस रिसर्च का? फंडामेंटल रिसर्च है, फंडामेंटल। यस, बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च जी। स्पेकुलेशन, अब ये देखें थ्योरी डेवलपमेंट से है। ठीक है, क्या चीज़ है? थ्योरी डेवलपमेंट, फिलासफी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम चीज़ों को सपोज करते हैं या थ्योरीज डेवलप करते हैं, उसको हम स्पेकुलेटिव फ़िलोसफी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो डिफ़ाइन किया गया है इसको, थ्योरी डेवलपमेंट रिगार्डिंग पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन। आप देखें, इनको हम लिंक करेंगे इन 3 एरियाज़ के साथ, इनके साथ। ठीक है, तो आसान है ये। अब देखें, थ्योरी डेवलप की जा रही है, पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन। तो ये जो इंसान की क्रिएशन है, ये किस एरिया के अंदर जाएगी? अगर पीछे वाले में देखें, इनमें से क्या लगता है आपको? नॉलेज के अंदर जाएगी, एक्सियोलॉजी के अंदर जाएगी, या मेटाफिजिक्स के? जी जल्दी से। नॉलेज में जाएगी। ठीक है, नॉलेज में। कोई और जी? ऑन्टोलॉजी। रियलिटी में जाएगी, रियलिटी में। नॉलेज वाला कौन है जरा? सर मेटाफिजिक्स में। सामने आया जरा, नॉलेज वाला कौन है? ये देखे ना, एंथ्रोपोलॉजी। मैंने आपको कहा थियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ये ब्रांचेज हैं। किसकी हैं तीनों ये ब्रांचेज? थियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉस्मोलॉजी किसकी ब्रांचेज हैं भाई? ऑन्टोलॉजी की ना, मेटाफिजिक्स की। तो जिसमें हम क्रिएशन ऑफ मैन की बात कर रहे हैं, तो फिर हम किस को टच करेंगे? ऑन्टोलॉजी को, एक्सियोलॉजी को, या एपिस्टेमोलॉजी को स्पेकुलेशन के अंदर? जी ऑन्टोलॉजी, बस इतनी सी बात। थ्योरी डेवलपमेंट रिगार्डिंग पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन, इट इज़ रिलेटेड टू ऑन्टोलॉजी। अच्छा, दूसरी इसकी ब्रांच है प्रिस्क्रिप्टिव। इसमें हम देखते हैं वैल्यूज़ को, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, एथिक्स, एस्थेटिक। पर्पस क्रिएशन ऑफ मैन, पर्पस बताना, बस नहीं जाएगा।
मैं इस पे मज़ीद आपको नहीं समझा सकता, इतना ही बता सकता था जितना बता चुका हूँ। प्रेस्क्रिप्टिव फिलोसफी, राइट रॉन्ग, गुड बैड, एथिक्स एंड एस्थेटिक। अब ये किधर जाएगा जी? जी सर एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी। इसके ये तो बड़ा आसान हो गया जी, एक्सियोलॉजी के साथ है। अब आपको इतनी समझ नहीं शायद आ रही कि हम कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है ना, तो ये जो है ऑन्टोलॉजी की ब्रांच है, और आप कह रही हैं कि आप उसको नॉलेज के साथ रिलेट करें। कैसे करेंगे आप? चले समझा दें हमें जी। जी सर आप पर्पस कह रहे थे ना कि यहाँ पे पर्पस बताना है, क्रिएशन ऑफ मैन का तो पर्पस क्या मोहतरमा, है, पर्पस के पर्पस बारे देखें, में जानना, तो एंथ्रोपोलॉजी में इस हमने वजह ये तो नहीं देखना कि इंसान की कद बड़ी है कद छोटी है, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग में हमने सब कुछ देखनी है, क्यों पैदा किया गया, क्या मकसद है उसका। चले पर्पस की हम बात कर लेते हैं। हमारे रिलीजन के अंदर पर्पस हमें कौन बताता है, हमें कैसे पता चलता है? आपको और मुझे क्या कैसे पता चला है आज तक इतनी ज़िंदगी गुजारने के बाद कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? पता है ना आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो किसने हमें बताया जी? थियोलॉजी ने बताया ना, हमारे रिलीजन ने बताया ना हमें कि भाई अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में किसके लिए भेजा है? अपनी इबादत के लिए भेजा है, और इसमें आप जो काम भी करें वो अल्लाह ताला के हुक्म और हुज़ूर सल्लम के तरीक़ों के मुताबिक आप करेंगे तो फिर आप इम्तिहान में पास होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। अब ये कहाँ से हमें आया? ये चीज़ हमें कहाँ से मिली? रिलीजन से मिली है। अच्छा जी, तीसरी बात हम करने लगे थे एनालिटिकल एनालिसिस से। आप देखें इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होगी, लॉजिकल एनालिसिस होगी, एक्सप्लेनेशन होगी चीज़ों की, ठीक है, होल की, पार्ट्स की, ठीक है। तो ये फिर आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी हुई है, उसमें हमने यही बात करते हैं ना कि नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, तो उससे आप बेशक लिंक करें। तो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिसिस, एक्सप्लेन होल विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स, ये फिर किससे रिलेट करेगी? एपिस्टेमोलॉजी से, एनालिसिस से। ठीक हो गया जी। जहाँ तक किसी को अब तक कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप जी, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। सर स्टाइल और एनालिटिकल तो एक्सप्लेन करना सर। एक एक करें ना सवाल जी। एनालिटिकल को क्या हुआ है? तो एनालिटिकल को जी थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको सर। एनालिटिकल कह रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग या तो इसको एनालिसिस थोड़ा को रिपीट कहते करो सर। हैं। तो मैंने किया तो है, एक दफ़ा सुना करें ना गौर से। लॉजिकल रीजनिंग या एनालिसिस को कहते हैं, ठीक है। एनालिसिस किसको कहते हैं? किसी चीज़ को ब्लूम टैक्सोनॉमी में एनालिसिस क्या होता है जी? किसी चीज को उसके पार्ट में डिवाइड करके समझना, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात है कि इसमें हम लॉजिकल एनालिसिस या रीजनिंग करते हैं। कैसे? एक होल नॉलेज को एज अ होल नहीं हम स्टडी करते, एक होल ब्रांच को एज अ होल नहीं देखते, उसको उसके कंपोनेंट पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ये एनालिसिस है, और ये हमारे एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है। उन एरियाज़ में से ऊपर वाले दोनों इनसे हो गए, ये फिर एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है जी। और क्वेश्चन? सर मेरा था क्वेश्चन, सर स्टाइल और एरिया सर एक जैसे ही तो लग रहे हैं, इनके नाम मुख्तलिफ हैं। क्यों ना एक जैसे क्यों लग रहे हैं? इसमें हम कह रहे हैं कि थ्योरी डेवलपमेंट है, इसमें हम कह रहे हैं कि ये इसकी ब्रांचेज हैं, बेसिकली स्टाइल इसकी ब्रांचेज हैं। एक में हम थ्योरी डेवलप करते हैं, कोई भी थ्योरी, अभी हम पढ़ेंगे थ्योरीज। दूसरी के अंदर जो है हम क्या करते हैं, जो एथिक्स और एस्थेटिक है, ये हम देखते हैं कि ये डेवलप कैसे होती हैं, कौन इनको करता है। एनालिटिकल में हम एनालिसिस करते हैं, जो थ्योरीज ऊपर बन चुकी होती है ना, ठीक है, उनका एनालिसिस है। जो इल्म हमारे पास होता है उसका एनालिसिस हम करते हैं। तो इसमें इसीलिए तो इनको रिलेट किया गया कि इनके अंदर सिमिलैरिटी मौजूद है, बट वो जो चीज़ें हमने पढ़ी ना तीन, वो फाउंडेशंस हैं, उनसे मिल के फ़िलासफ़ी बनी होती है, और ये फिर आगे उसकी ब्रांचेज हैं, उन्हीं की बेस पे हैं ये भी। लेकिन आपने इनको अलग अलग याद करना है एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया जी। क्लियर? जी सर। यस सर। कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें जी। चलिए आगे चलते हैं। स्कोप ऑफ फ़िलासफ़ी। करिकुलम के अंदर फ़िलासफ़ी को हमने किस मकसद के लिए देखा था जी?
ऑब्जेक्टिव के लिए सर ऑब्जेक्टिव यहाँ से लेते थे और नॉलेज भी। यस, नॉलेज और ऑब्जेक्टिव। फिलॉसफी एज अ फाउंडेशन रोल प्ले कर रही थी, ऐसे है करिकुलम के अंदर। जी अच्छा, Yes, मेरा yes, sir. मेरा अगला सवाल है, फिलॉसफी जो है सिर्फ करिकुलम की फाउंडेशन है और किसी और चीज़ की एजुकेशन के अंदर फाउंडेशन का रोल प्ले नहीं करती, ठीक है या गलत है ये स्टेटमेंट? नो सर, हर के पहलू पे ये असरअंदाज होती है। मेरा सवाल ये नहीं था कि हर पहलुओं को छोड़ें आप, सवाल है कि स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। गलत है सर। चलें, गलत है तो इसको दुरुस्त करें, गलत है। एविडेंस बेस, इसको लॉजिकल आंसर मुझे चाहिए जी। ये साइकोलॉजी में भी है, तो ये साइकोलॉजी पूरा फिलॉसफी हुआ करता। नहीं सर फिलॉसफी इज द मदर मेरा ऑफ ऑल सवाल एजुकेशन। देखें ना, बड़ा आसान सा सवाल मैंने किया है। सवाल ये है कि फ़िलासफ़ी सिर्फ करिकुलम की एक फाउंडेशन है, इसके अलावा किसी और एरिया की फाउंडेशन नहीं है ये। मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, इसका जवाब दें मुझे। किसी को पता है तो वो जवाब दें, अंदाजे ना लगाएं जी। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो है उसकी फिलॉसफी है। हाँ, ये वाजिदा ने सही बताया है। और अल्लाह के बंदों, पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि फ़िलासफ़ी फाउंडेशन होती है करिकुला की भी और एजुकेशन की भी, ठीक है। तो ये स्कोप में हमने यही दो चीज़ें तो प्राइमरी तौर पे यही दो चीज़ें तो देखनी है कि फ़िलासफ़ी एक एजुकेशनल फाउंडेशन है, फ़िलासफ़ी जो है इसके साथ साथ एक फाउंडेशन ऑफ करिकुला है। फ़िलासफ़ी जो है इससे हम क्या चीज़ डिराइव करते हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन बेसिकली हमारे क्या होते हैं, एम्स ऑफ लाइफ होते हैं कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ठीक है। फ़िलासफ़ी हमें एक सोर्स ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करती है। अभी हम बात करेंगे आगे जाके कि फ़िलासफ़ी जो है, अभी थोड़ी देर पहले हम देखें कि फ़िलासफ़ी तमाम साइंसेस की मदर है, तमाम आर्ट्स की मदर है, ठीक है। और इसके साथ फ़िलासफ़ी हमें डिफरेंट टीचिंग मेथड जो है वो प्रोवाइड करती है। फ़िलासफ़ी हमें अल्लाह ताला तक पहुँचने का एक रास्ता देती है स्टडी ऑफ रिलीजन से, ठीक है। तो नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस को हम अपनी यानी अब हम क्यों आए हैं दुनिया में, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन, ठीक है। वाई आई एम देयर, मैं क्यों यहाँ पे मौजूद हूँ, ठीक है। मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये कौन बताता है, फ़िलासफ़ी बताता है। यही इसका स्कोप है। इट इंक्लूड्स ऑल फ़िलासफ़िकल साइंसेस, इस यानी नॉलेज आता है इसी से, वैल्यूज़, मेटाफिज़िक्स, एथिक, स्टैटिक, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, लॉजिकल, ये इल्म हमारे पास आते हैं। नेचर ऑफ नॉलेज, वैल्यूज़, रियलिटी, रैशनैलिटी को ये डिस्कवर करती, इन्वेस्टिगेट करती है। एम्स ऑफ लाइफ, करिकुलम और डिफरेंट टीचिंग मेथड ये हमें बताती है। याद रखिएगा, जो टीचिंग मेथड है ना, ये फ़िलासफ़ी का स्कोप है, साइकोलॉजी का स्कोप नहीं है, ठीक है। और जो साइकोलॉजी है ना, वो आपको डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स देती है। साइंस ऑफ साइंसेज है, मदर ऑफ आर्ट्स है, ठीक है फ़िलासफ़ी। और फ़िलासफ़ी जो है अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस की हमें वो देती है कि अल्लाह ताला जो मौजूद हैं तो उन तक पहुंचने का रास्ता में मुहैया करती है। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, हु एम आई, मैं क्यों हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय क्रिएशन, व्हाट इज़ यूनिवर्स, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है सवाल के, व्हाट इज़ यूनिवर्स, ये किस एजुकेशनल सब्जेक्ट का एरिया है, तो ये फ़िलासफ़ी का होता है, ठीक हो गया जी। तो ये इसके स्कोप हैं, यानी इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है फ़िलासफ़ी का। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी, ये मैंने आपको वर्बली सारा बता दिया। फ़िलासफ़ी जो है और एजुकेशन टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन है। एजुकेशन के बगैर फ़िलासफ़ी, फ़िलासफ़ी के बगैर एजुकेशन मुमकिन नहीं है। फ़िलासफ़ी एक थ्योरी होती है और एजुकेशन उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। फ़िलासफ़ी गोल सेट करती है और एजुकेशन उन गोल्स को अचीव करती है। फ़िलासफ़ी जो है वो डिफरेंट टीचिंग मेथड सजेस्ट करती है और एजुकेशन में उन डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। फ़िलासफ़ी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, जबकि एजुकेशन कंक्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट का डिफरेंस सब पता है ना सबको, यानी ये थ्योरी है और ये कंक्रीट यानी फ़िज़िकल चीज़, प्रैक्टिकल चीज़ होती है। एजुकेशन में हम प्रैक्टिसेस करते हैं ना टीचिंग लर्निंग की। तो फ़िलासफ़ी लव फॉर विजडम है, जबकि एजुकेशन उस विजडम के लिए जो है वो बच्चों के अंदर जो है विजडम जनरेट करना, क्रिएट करने का एक नाम है। फ़िलासफ़ी जो है मदर ऑफ़ ऑल सब्जेक्ट्स है, मदर ऑफ़ साइंसेज है, मदर ऑफ़ आर्ट्स है। ये दोनों इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ये याद रखिए। ये रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी एंड स्कोप ऑफ फ़िलासफ़ी।
अब हम बात करते हैं एजुकेशनल फ़िलोसफी की। अब देखें एजुकेशनल फ़िलोसफी जो है ना जी, ये जैसे हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी थी ना जिस दिन, उस दिन मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी। कौन बताएगा जी? एजुकेशनल साइकोलॉजी जो पिछला सेकंड लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, उसमें मैंने बताई थी एजुकेशनल उसकी डेफिनेशन, साइकोलॉजी की भी, एजुकेशनल फ़िलोसफी की भी। जी application of laws and principles in education, हाँ, philosophical laws. बिल्कुल सही बात है। जो फ़िलोसफिकल थीरीज़ हैं, लाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको एजुकेशनल सिचुएशन या एजुकेशन के अंदर अप्लाई करना एजुकेशन फ़िलोसफी कहलाता है। आइडियलिज़म को क्लास में यूज़ करना, रियलिज़म को यूज़ करना, प्रैग्मेटिज़म को यूज़ करना, ठीक है, रैशनलिज़म को यूज़ करना, ये डिफरेंट फ़िलोसफीज़ हैं, ठीक है। इनको क्लास के अंदर यूज़ करना क्या कहलाता है? एजुकेशनल फ़िलोसफी। फ़िलोसफी मैंने कहा थीरी है और एजुकेशन उसका प्रैक्टिकल एरिया है, ठीक हो गया जी। द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ to the work of education. Our application of philosophy to study the problems of education is known as philosophy of education. It offers a definite set of principles and establish a definite set of aims and objectives. Education is application of philosophy, ठीक है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि एजुकेशनल फ़िलोसफी एक अप्लाइड फ़िलोसफी है। रॉस ने कहा था कि फ़िलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द साइड ऑफ अ सिंगल कॉइन, एक सिक्के के दो मुख्तलिफ साइड्स हैं ये फ़िलोसफी और एजुकेशन, यानी इनका इतना आपस में करीबी ताल्लुक़ है। जोहन डेवी ने कहा कि फ़िलोसफी में बी डिफाइंड एज अ थीरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेज। तो यानी फ़िलोसफी क्या है? एजुकेशन फ़िलोसफी एक ऐसी थीरी है जो कि एजुकेशन के अंदर अपने जैसे एजुकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि उसको अप्लाई करते हैं, जनरलाइज करते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक चीज़ को दूसरी जगह पे अप्लाई करना। तो यहाँ पे वही बात इन्होंने की है कि फ़िलोसफी जो है एजुकेशन के अंदर एक जनरल फेज़ है, यानी जनरलाइज कर रहे होते हैं, सादा अल्फाज में फ़िलोसफी की थीरी को अप्लाई कर रहे होते हैं। कहाँ पे? एजुकेशनल सिचुएशन के अंदर। स्कोप ये आप पढ़ लीजिएगा, ये वही है जो पीछे हमने बात की है, ये रिलेशनशिप और स्कोप ऑफ फ़िलोसफी, ये यहाँ पे भी वही बातें सारी रिपीट हो रही हैं, ये आप देख लेंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फ़िलोसफीज़। फ़िलोसफी की दो फंडामेंटल टाइप्स हैं, एजुकेशनल एंड जनरल फ़िलोसफीज़। अब जो एजुकेशनल फ़िलोसफीज़ हैं इनके नाम याद कर लें, रटा लगा लें। आइडियलिज़म, रियलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एग्जिस्टेंशियलिज़म एंड नेचुरलिज़म। एजुकेशनल फ़िलोसफीज़ पेरिनियलिज़म, एसेंशियलिज़म, प्रोग्रेसिविज़म एंड रिकंस्ट्रक्शनिज़म। ठीक है जी, ये हमारी जो है वो फ़िलोसफीज़ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल जो है आइडियलिज़म पढ़ेंगे। चल या आज पढ़ लें, क्या ख्याल है? पहले दोनों फ़िलोसफीज़ आज पढ़ लें। अच्छा, जनरल और एजुकेशनल फ़िलोसफीज़ में पहले डिफरेंस हम नहीं देख रहे, ये ना हम बाद में देखेंगे। जब इनको पढ़ लेंगे ना, ये मुझे आपने एंड पे याद करवाना है, क्योंकि अभी ना ये आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लगेगा। तो ये जब हम पढ़ लेंगे ना दोनों, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे पता चल जाएंगी, तो फिर इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। आइडियलिज़म आज पढ़ लेते हैं जी, और रियलिज़म, ठीक है, बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला कल पढ़ेंगे अगली फ़िलोसफी। पढ़ लें जी, तैयार हैं? यस सर, पढ़ा दें। अच्छा जी, इसको समझिएगा पॉइंट्स को। सबसे जो ओल्डेस्ट फ़िलोसफी एग्जिस्ट करती है वो आइडियलिज़म है। ओल्डेस्ट नाउन फ़िलोसफी, जनरल फ़िलोसफी की बात करो, वो आइडियलिज़म है। ग्रीक जो था ना, एथेंस, स्पार्टा, वो यूनान के अंदर ना, ओल्ड यूनान में, जो सुकरात के स्टूडेंट थे प्लेटो ने अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक थीरी की शक्ल दे दी। और उनकी थीरी क्या थी? बॉडी एंड सोल, दो चीज़ें, जिस्म और रूह। ठीक है, एक चीज़ होती है जिसको आप फ़िज़िकली टच कर सकते हैं, और एक चीज़ होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते। एक फ़िज़िकल है और एक मेटाफिज़िकल है। ठीक है, तो इनके शागिर्द थे फिर आगे अरिस्टो। अब सोक्रात ने, सोक्रेटिस ने जो बात की
उसके बिल्कुल बैन उसी तरह उसके स्टूडेंट प्लेटो ने वो आइडिया जो है उसका आइडिया उसके नाम से पब्लिक हुआ। हालांकि ये प्लेटो भी इन्हीं आइडियाज़ का हामी था, सुकरात भी इन्हीं आइडियाज़ का हामी था। तो प्लेटो ने एक थ्योरी दी, इस थ्योरी का नाम उसने रखा आइडियलिज़म। उसकी एक किताब है रिपब्लिक, ठीक है। तो इस रिपब्लिक के अंदर जो है ना प्लेटो ने ये अपनी जो थ्योरी है इसका जिक्र किया था, ठीक। अब क्या कहना चाह रहे थे, जैसे मैंने कहा कि दो चीज़ें हैं, एक चीज़ जो है वो फिज़िकल है और एक बियॉन्ड फिज़िकल है, एक फ़िज़िक्स है और एक मेटाफिज़िक्स है। यानी एक है माइंड और एक है बॉडी, ठीक है। माइंड का तो पता है ना सबको, माइंड क्या होता है जी, माइंड किसको कहते हैं भाई? आवाज़ दिमाग को। ब्रेन का जिसको जवाब आता है वो बोले। तो हम सब मुझे भी कहते पता हैं है, जो मुझे भी पता है आप आता सब लोग माशाल्लाह एमफिल पीएचडी हैं और आपको इस बात का पता होगा कि माइंड का मतलब दिमाग होता है। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ मुझे वो बताएं अगर किसी को पता है तो। सर ब्रेन, सर ये जो ब्रेन है वो चीज जो हम सोचते हैं। जी जी बताइए सफीर। माइंड वो चीज है जो हम सोचते हैं और ब्रेन उसका मतलब हार्डवेयर है, जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका ब्रेन है, और जो चीज हम सोचते हैं वो माइंड है। ठीक हो गया, अब समझ लग गई है सारे से ये ब्रेन वो जी जी बताइए। सर जो ब्रेन है वो फिजिकल पार्ट होता है ऑफ द बॉडी, और जो माइंड है वो उसकी फंक्शनिंग है, और ये जो है वो सॉफ्टवेयर है जो माइंड है, और ब्रेन जो है वो ये हार्डवेयर है। थैंक यू सो मच। अजान अब यहाँ पे हो रही है, अब सारे स्कॉलर्स को जो है पता चल गया होगा कि दिमाग माइंड जो है वो कौन से दिमाग को कहा जाता है। 1 मिनट की ब्रेक है। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये है, माइंड का तो सबको क्लियर हो गया ना जी। अब सवाल ये है कि क्या आप माइंड को छू सकते हैं? जल्दी से बताएंगे प्लीज़, क्योंकि ये इस एक वर्ड हम माइंड को बॉडी कह सकते हैं? नो सर, नो सर। हम माइंड को बॉडी कह सकते हैं जी? नो सर, नो सर, नो नहीं कह बस ये समझ लग गई ना आपको, तो समझ लें आइडियलिज्म और रियलिज्म की समझ लग गई। तो ये जो बेसिक जो झगड़ा था ना उस्ताद शागिर्द का, प्लेटो और अरिस्टोटल का, वो यही था। प्लेटो कहते थे कि जो माइंड है, और अच्छा इसी तरह हमारी जो स्पिरिट होती है, स्पिरिचुअलिज्म, रूह होती है जिसे सोल हम कहते हैं, उसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं? नो सर। तो वो बॉडी होगी? नो सर। ठीक, नो सर। अच्छा बस यही इन दोनों का झगड़ा था। प्लेटो का सारा फोकस इसी चीज़ के ऊपर है। वो कहते हैं कि जो हमारा माइंड सोचता है, जो सलूशन वो निकालता है, जो आइडियाज़ वो जनरेट करता है, जो कुछ हमारे माइंड के अंदर है ना जी, वो रियलिटी है, ठीक है। और हमारी जो स्पिरिचुअलिज्म है, यानी जो हमारे स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, ठीक है, वो रियलिटी है। यानी ये कह रहे थे कि बॉडी फॉल्स है और माइंड रियलिटी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमारा वो रियलिटी है और हमारा हार्डवेयर क्या है, वो क्या चीज़ है, रियलिटी नहीं है। ये इनका फोकस था। फिर इनके स्टूडेंट जो है ना प्लेटो के, अरिस्टोटल, आपको पता है ना सुकरात के स्टूडेंट प्लेटो हैं, प्लेटो के फिर अरिस्टोटल हैं, अरिस्टोटल के अलेक्जेंडर हैं। तो अरस्तू ने अपने उस्ताद अफलातून यानी प्लेटो से टोटली जो है वो इख्तलाफ किया, और उसने कहा कि माइंड या जो स्पिरिचुअलिज्म है ये रियलिटी नहीं है। हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है हम ना ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसने कहा कि नॉलेज, वैल्यूज़, रियलिटी वो होंगी जिनको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। ये साइंटिफिक मेथड है, डिडक्शन इंडक्शन आपने पढ़ा हुआ है, तो डिडक्टिव मेथड इसने दिया था, साइंटिफिक मेथड भी इसको हम कहते हैं। तो इसने कहा कि वो चीज़ जिसको हम साइंटिफिकली थ्रू साइंटिफिक मेथड, थ्रू लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, यानी मेजर से माइनर, तो अगर हम तो उसको कंक्रीट एक्सपीरियंस के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू, डक्शन के थ्रू अगर हम कर सकते हैं तो वो रियलिटी है।
जिसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं वो रियलिटी नहीं है। दोनों का झगड़ा 2 लाइनों में मैं बता रहा हूँ। प्लेटो कहते थे आइडियाज़ आर रियल एंड बॉडी इज़ फॉल्स, और अरिस्टोटल कहते थे कि बॉडी इज़ रियल। अब बॉडी को आप फिज़िकल ऑब्जेक्ट कह दें, मटेरियल कह दें, ठीक है, जो भी आप नाम दे दें। ये कहते थे ये बॉडी इज़ रियल एंड माइंड इज़ फॉल्स, या आइडियाज़ आर फॉल्स। तो ये जो है इन दोनों की आपस में लड़ाई थी और इसी की बेस पर उन्होंने 2 फिलोसफीज़ दे दी। ठीक है जी, अब हम आइडियलिज्म को पहले पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने आपको बैकग्राउंड दिया क्योंकि चीज़ें फिर इनकी आपस में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक दूसरे से कंट्रास्ट करेंगी दोनों थ्योरीज़ की। तो इसलिए फिर हम जो है आपको पहले पता तो हो कि हुआ क्या था। ये स्टोरी थी एक मुख्तसर सी। जो इनके उस्ताद थे ना प्लेटो के, वो आइडियलिस्ट थे, ये भी याद रखिएगा। यानी प्लेटो और सुकरात दोनों जो है ये आइडियलिज्म के सपोर्टर थे। प्लेटो तो फाउंडर हैं। ये अभी कुछ माह पहले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नर का PPSC का पेपर, उसमें पहला क्वेश्चन भी यही था, हु इज़ नाउन एज द पायनियर ऑफ आइडियलिज्म। तो उसमें प्लेटो ऑप्शन था, तो प्लेटो फाउंडर, ये प्लेटो ने थ्योरी दी है। ठीक है, इसका दूसरा नाम स्पिरिचुअलिज्म भी है। ये थ्योरी आइडियाज़ पे बिलीव करती है। आइडियाज़ हमारे माइंड में जनरेट होते हैं। अ थॉट और सजेशन टू अ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इज़ नोन एज आइडिया। प्लेटो ने दी है। इसकी इन तीनों की लाइफ और डेथ याद करनी है आपने, प्लेटो, सोक्रेटिस एंड एरिस्टोटल। 427 से 347 BC, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 427 साल पहले ये पैदा हुए और 347 साल पहले पैदाइश से पहले जो है ये फौत हो गए। तो इसके साथ साथ फ्रेडरिक फ्रोबल, रेनी डिस्कार्टे, ये जो है इन दोनों के दोनों इस फिलॉसफी के सपोर्टर हैं। इसमें आप वो भी लिखें साथ, उनका नाम भी, सुकरात का नाम भी, सोक्रेटिस भी लिख दें साथ। ठीक है, आइडियलिज्म ग्रीक और ये मैंने बताया कि यूनान की फ़िलासफ़ी है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? फिलॉसफी बिलीव दैट आइडियाज़ आर द ओनली ट्रू रियलिटी, फोकस इज़ ऑन कॉन्शियस रीजनिंग इन द माइंड। वही बात है ना, अभी आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें कॉन्शियस रीजनिंग यानी माइंड के कितने कंपोनेंट होते हैं, सिगमंड फ्राइड ने कितने कंपोनेंट बताए हैं? जल्दी जल्दी प्लीज़, शाबाश। कौन कौन से नाम बताएं? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। यस, और सबकॉन्शियस। और सिगमंड फ्राइड ने अपनी सारी थीरीज के अंदर कौन से कंपोनेंट को सबसे ज़्यादा फोकस किया है या प्रेफरेंस दी है? अनकॉन्शियस माइंड। वेल डन, अब मेरा दिल खुश हुआ है। पहले मुझे आप लोगों ने आग बगोला कर दिया था। फोकस ऑन कॉन्शियस रीजनिंग इन द माइंड, इट इज़ सर्च फॉर ट्रूथ, ब्यूटी एंड जस्टिस। तो इस थ्योरी का फोकस किस चीज़ के ऊपर है? माइंड के ऊपर है। माइंड के अंदर होने वाली रीजनिंग के ऊपर है, ब्रेन के ऊपर नहीं है, बॉडी के ऊपर नहीं है। ठीक है, और थ्रू माइंड, थ्रू आइडियाज़, ट्रूथ को, ब्यूटी को और जस्टिस को सर्च आउट करना। ठीक है, ये इस फिलॉसफी के थीम। अब हम इसके ना फंडामेंटल प्रिंसिपल देखते हैं। सबसे पहले तो ये पुरानी फ़िलासफ़ी है, जैसे मैंने बताया तरतीब में भी अगर हम चलें तो प्लेटो फिर अरिस्टोटल आते हैं। तो ये कहती है माइंड, अब ये देखें माइंड, थाट, आइडियाज़, स्पिरिट, ये सारे वही मेंटल फंक्शन है हमारे। ठीक है, माइंड, थाट, आइडियाज़ एंड स्पिरिट आर रियल एंड ओनली ट्रू रियलिटी, फोकस ऑन इज़ ऑन कॉन्शियस माइंड इन रीजनिंग इन द माइंड। अब ये कहेंगे मटेरियल गलत होते हैं। मटेरियल, मैटर, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल लॉज इज़ चेंजिंग एंड इज़ नॉट रियल, फोकस ऑन सेल्फ रियलाइजेशन। अब देखें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन, अपने इंसान मैस्लो की आपने थ्योरी पढ़ी है ना, तो उसमें पहली तीनों जो है ना वो मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं, ऐसे है कि नहीं है? पहली तीनों जो है वो मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं, आखिरी दोनों जो है वो क्या है? आखिरी दोनों वो एब्स्ट्रैक्ट नीड्स हैं या नॉन मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं। ठीक है, वो इसका फोकस भी उसी चीज़ के ऊपर है, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, वैल्यूज़ आर प्री डिटर्मिन, ये थ्योरी कहती है कि जो अब देखें ना जितने भी हम थ्योरीज पढ़ेंगे ना उनमें तीन, जो जनरल फिलोसफीज, उसमें तीन चीज़ों का जिक्र तो लाजमी होगा। नॉलेज कहाँ से आता है, वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, रियलिटी किसको कहते हैं। ये तीन चीज़ें आप हर थ्योरी के अंदर पढ़ते रहेंगे। अब ये थ्योरी क्या कहेगी? वैल्यूज़ आर प्री डिटर्मिन, एब्सोल्यूट, अनचेंजिंग एंड मैन इज़ नॉट द क्रिएटर ऑफ वैल्यू। ये बेसिक, इसको हम ना इस्लामिक फ़िलासफ़ी भी कहते हैं। सॉरी इस्लामिक नहीं, सॉरी रिलीजियस फ़िलासफ़ी। इस्लाम तो उस वक्त था ही नहीं। स्पिरिचुअलिज्म, अब देखें स्पिरिचुअलिज्म जो है ना वो हमने ट्रांसेंडेंशलिज्म फ़िलासफ़ी पढ़ी थी, उसको हम स्पिरिचुअल फ़िलासफ़ी भी कहते हैं, रिलीजियस बिलीव्स की बेस पे।
ट्रांसेंडेंशलिज्म जो या ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी थी। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी पढ़ी थी ना कार्ल जंग की, जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आपने पढ़ा, उसको हमने कहा था कि ये रिलीजियस होती है, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी। ये भी उसी तरह ही है आइडियलिज्म, ये भी रिलीजियस साइकोलॉजी है। अच्छा, ये थ्योरी कहती है कि मैटर मटेरियल रियल है, सॉरी रियल नहीं है, वो चेंजिंग है, ठीक है। ये कहती है कि वैल्यूज़ जो है वो प्री डिटरमिन, वैल्यूज़ वही हैं जो अल्लाह ताला ने तख्लीक कर दी हैं, इंसान वैल्यूज़ तख्लीक ही नहीं कर सकता। मोनिज़म थ्योरी है, यानी नॉलेज की बात, ये थ्योरी कहती है कि सोर्स ऑफ नॉलेज सिंगल है और वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है जी। और एब्सोल्यूट रियलिटी पे फोकस करते हैं। ये यूँ सवाल पेपर आज में आ सकता है कि कौन सी फ़िलॉसफी एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट रियलिटी पे फोकस करती है, यानी रियलिटी वही है जो अल्लाह ताला ने बना दी है, वैल्यूज़ वही हैं जो अल्लाह ताला ने बना दी हैं, और नॉलेज मोनिज़म एक सिंगल सोर्स है जो अल्लाह ताला ने हमें दे दी है। तो आइडियलिज्म बिलीव दैट ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस and constitute the noblest work of the God. Therefore, supreme aim of education is to exalt self, which implies self realization, यानी वही self realization तक पहुँचना, ठीक है। ये exaltation of human या humanity कहलाती है। तो आइडियलिज्म जो है इसका जो फोकस है, जैसे ऊपर हमने सेल्फ रियलाइजेशन की बात की है, दोबारा आ गया है, तो इसका दूसरा फोकस किस चीज़ के ऊपर है? एक्सल्टेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। एक्सल्टेशन किसका मतलब है? इसको कहते हैं हैप्पीनेस की अचीवमेंट, ठीक है। किस चीज़ की? हैप्पीनेस की अचीवमेंट को, खुशी की तलाश या खुशी की जस्तजू या उसका हुसूल जो है ये एक्सल्टेशन कहलाता है। तो इस ईद का मानना है कि ह्यूमन जो है वो इंसान, ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि इंसान सबसे अफजल अशरफुल मखलूक है, सुप्रीम क्रिएशन है, तो ये जो है और इसकी खुशी सबसे अफजल है। तो एक्सल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी ये इस थ्योरी का बिलीव है, चूँकि ये रिलीजियस है। अच्छा जी, इसके बाद जो है बॉडी एंड मैटर, ये दोनों को कहता है कि ये फॉल्स हैं, आइडियाज़ रियल हैं। ये कहते हैं कि मैन इज़ अ स्पिरिचुअल क्रिएशन, मैन एक स्पिरिचुअल बीइंग है, स्पिरिचुअल क्रिएशन है। ये रियलिज़म के अगेंस्ट है, जो कि सेंसेस पे, सेंसरी एक्सपीरियंसेस पे, साइंटिफिक मेथड के ऊपर फोकस करती है। कल हम पढ़ेंगे इसकी सारी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, रियलिज़म उसको रिजेक्ट करेगा। ये जो है ट्रुथ, ये कहती है कि ट्रुथ परफेक्ट, यानी वैल्यूज़ नॉलेज वो परफेक्ट है, चेंज नहीं हो सकता। जो मैटर है ना वो तो चेंज हो जाता है, इसलिए हम मैटर को मानते ही नहीं। बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये अल्लाह ताला की तख्लीक पे यकीन रखते हैं, रिलीजियस थी। ये कहते हैं कि यूनिवर्स अल्लाह ताला की तख्लीक की हुई है। स्पिरिचुअल लॉज जो हैं वो प्राइमरी इम्पोर्टेंस है उनकी, यूनिवर्सल हैं। और ये साइकोसेंट्रिक है, यानी साइको माइंड इज़ एट द सेंटर ऑफ रियलिटी, ठीक है, यानी ये माइंड को प्राइमरी फोकस देती है। तो ये कहते हैं कि करेक्टर जो है वो इमिटेशन के थ्रू डेवलप हो सकते हैं, मे बी डेवलप थ्रू इमिटेशन। तो करेक्टर डेवलपमेंट पे भी इस थ्योरी का फोकस था। अच्छा जी, उसके बाद है इसकी टाइप्स। इसकी 3 फंडामेंटल टाइप्स हैं। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ये कहते हैं कि आइडियाज़ जो है ना वो हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है, प्लेटो ने जो दी थी। आइडियाज़ आर एसेंस। दूसरी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, जॉर्ज बर्कले ने दी। उसने कहा कि मैन जो है ना परसेप्शन के बगैर, यानी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किए बगैर बाहर की, यानी जो रियलिज़म ने बात की है ना, वो कहते हैं कि ऑब्ज़र्वेशन के बगैर इंसान चीज़ें परसीव ही नहीं कर सकता। तो ये जो जॉर्ज बर्कले हैं, इसने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म दिया। उसने कहा कि इंसान जो है ना चीज़ों को लॉजिकली उसका प्रॉब्लम्स का सलूशन ऑब्जर्वेशन किए बगैर, एक चीज़ देखी नहीं है उसको आप सिचुएशन बता दें, वो सलूशन आपको निकाल देगा। तो ये इसका मानना है। रिलीजियस है, ये कहते हैं कि जो इटर्नल वैल्यूज़ हैं, अब्दी वैल्यूज़, एब्सोल्यूट, वो अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, यानी जो सारी अच्छाइयाँ हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ही आती हैं। तो इसकी किताब थे रिपब्लिक, इसके अंदर उसने जो है वो आइडिया दिया। इसकी जो किताब है ना रिपब्लिक, इसके ऊपर इब्न रुश्द की एक किताब है पॉलिटिक, तो वो भी पेपर में सवाल अक्सर आ जाता है कि प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, तो इसके ऊपर जो पॉलिटिक है किताब वो किसने लिखी है और किस पे कमेंट्री उसने की हुई है, तो वो इब्न रुश्द की है जिस पे उसने कमेंट। एक तो इसने ये थ्योरी दी है, दूसरा इसके अंदर ना इसने एक सोसाइटी का जिक्र किया, एक आइडियल सोसाइटी का, मतलब उसने एक नक्शा बनाया है टॉपियन सोसाइटी, एक आइडियल सोसाइटी का, कि कैसे जो है हम एक आइडियल सोसाइटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसी अटोपिया वर्ड से रिलेटेड एक और टर्म है
रॉबर्ट हचन्स की यूनिवर्सिटी ऑफ अटोपिया ये किताब है। रॉबर्ट हचन्स इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पेरिनियलिज्म फ़िलोसफी। तो ये उसके फाउंडर हैं और उसने ये अटोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ अटोपिया किताब लिखी है। और अटोपियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट एक आइडियल सोसाइटी का रिपब्लिक किताब के अंदर प्लेटो ने खुद दिया है। तो अच्छा, इसी तरह जो है वो एक और डेफिनेशन है डुअलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो इसने अपनी किताब के अंदर कहा कि वर्ल्ड दो तरह की है, एक है मेंटल या स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो कि जिसको इसने ठीक कहा। दूसरा इसने कहा कि जो दूसरी वर्ल्ड है यानी मेंटल स्पिरिचुअल वर्ल्ड इटर्नल परमानेंट है, ऑर्डरली है। जबकि दूसरा इसने कहा कि एक वर्ल्ड ऑफ अपेयरेंस है, फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, यानी जिसको रियलिज्म ने सही कहा, जिसने कहा कि वो गलत है। तो इसको डुअलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी कहा जाता है कि हम माइंड और डुअलिटी के दरमियान एक जंग लड़ रहे होते हैं। तो माइंड हमारा रियल बताता है, बॉडी हमें गलत साइड पे ले जाती है। उसके बाद इसकी फेमस सीइंग है, प्लेटो ने कहा कि सी विद द आइज़ ऑफ माइंड। तो ये जो है रिपब्लिक किसकी लिखी हुई है, रिपब्लिक पे कमेंट्री किसने इसकी है, अटोपियन सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये टाइप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड है हमारी आज के लेक्चर की और इस टॉपिक की भी। अच्छा, इसमें कोई चीज़ स्किप हुई है, हाँ ये हुई है स्लाइड। अच्छा, इसमें जो है ना वही फिलोसफिकल एस्पेक्ट, ये ओंटोलॉजी, ये कह लेते हैं रियलिटी जो है सेल्फ प्राइमरी रियलिटी है, यानी जो इसने अभी सेल्फ रियलाइजेशन की बात की है ना, तो रियलिटी में भी वन और मैनी। दूसरा एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी कहते हैं वैल्यूज़ परफेक्ट हैं, एक होता है इम्परफेक्ट जो चेंज होती रहती हैं। इन्होंने कहा कि वैल्यू परफेक्ट हैं, इवल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक्चुअल में इवल होती नहीं, हमारी सेल्फ क्रिएटेड है। तो करेक्टर मोरल डेवलपमेंट पे इन्होंने फोकस किया, बच्चे की मोरल डेवलपमेंट पे। और इसके साथ साथ जो है एपिस्टेमोलॉजी में इन्होंने कहा कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है वही अल्टीमेट है, फाइनल है। इनके अब इसको हम यहाँ से आगे टच दे रहे हैं एजुकेशन के साथ, यानी ये इसने ख़ुद नहीं बताई प्लेटो ने, ये हमने डिराइव की हुई हैं ये चीज़ें, ठीक है। उसके आइडियाज़ देख के कि भाई अच्छा इसके एम्स ऑफ एजुकेशन ये होंगे, करिकुला ये इस तरह का सपोर्ट करेंगे, डिसिप्लिन इनका क्लास का इस तरह से होगा, टीचिंग मेथड ये वाले फॉलो करेंगे और टीचर का रोल इसमें इस तरह से होगा। ये डिराइव्ड है जो कि जनरल फिलोसफी है ना, इसलिए। अब एम्स ऑफ एजुकेशन सर्च फॉर ट्रूथ, ब्यूटी एंड जस्टिस, सेल्फ रियलाइजेशन एंड कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट, ये तीन इसके एम्स हैं। करिकुला इसका किस तरह से होगा, इटर्नल वैल्यूज़ इसके अंदर होंगी, जैसे सच है, जैसे दयानतदारी है, इस तरह। रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल होंगे, थिंकिंग को, रीजनिंग को ये फोकस करेगी। अच्छा, इसके साथ साथ डिसिप्लिन, क्लास का डिसिप्लिन जो है वो ये इनर डिसिप्लिन पे, यानी चाइल्ड के अपने डिसिप्लिन, बच्चा अपने माइंड से चीज़ों को अच्छा बुरा समझेगा, तो इनर डिसिप्लिन पे ये फोकस करेंगे। बच्चे को क्लासरूम के अंदर जो है फ्रीडम नहीं होगी, आज़ादी नहीं होगी, टीचर डोमिनेंट होगा, टीचर का कंट्रोल होगा। जो इसके लिए मेथड जो यूज़ होंगे, लेक्चर, डिस्कशन, डायलॉग, क्वेश्चन आंसर मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, बुक। तो इसमें जो है ये टीचर को प्रेफरेंस देते हैं कि टीचर को होल्ड होना चाहिए। रोल ऑफ टीचर, तो टीचर सेंटर्ड है, टीचर एक स्पिरिचुअल गाइड है। ये हमारी जो है वो आइडियलिज्म फिलोसफी थी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं जी। कल हम इंशाल्लाह दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे, रियलिज्म।